Assalamualaikum and welcome to a new classic video. Hope you are all enjoying good health. Dear students, आज हमने टॉपिक पढ़ना है 2.4 टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। टॉपिक का नेम है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन और आपके पेज नंबर 34 पे है 9th फिजिक्स की बुक 34 पेज। अच्छा, बहुत सारी टर्म्स हैं हमारे डेली लाइफ में जो मोशन के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी अगर आपको मोशन का पता है, यानी हरकत, मोशन हम कहते हैं हरकत को, अगर आपको मोशन का पता है, अगर आपने इसकी डेफिनेशन पहले अंडरस्टैंड की हुई है, इस चैप्टर के स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया था, तो अगर आपको वो पता है तो फिर आपको इसके साथ जो टर्म्स रिलेट करती हैं वो उन टर्म्स का भी आपको पता होगा। अच्छा, अगर हम बुक की ये इंग्लिश मुश्किल पढ़े ना तो हमें तब भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो एसोसिएट करती हैं। सिंपल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आम और सादा लफ्ज़ों में समझाती हूँ। मोशन है यानी एक हरकत है। जब कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, यानी कोई स्पीड होगी ज़ाहिर है उसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड एक ऐसी टर्म है जो मोशन के साथ एसोसिएट करती है, मोशन के साथ उसका कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक़ मौजूद है। उसके बाद उसकी कोई वेलोसिटी होगी, बॉडी अगर मूव कर रहा है कोई तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी। ये जो वेलोसिटी है ये क्या, इसका मतलब हुआ कि वो रिलेट कर रही है किसके साथ, मोशन के साथ। उसके बाद जब वेलोसिटी है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है, यानी जब हरकत कर रही है तो उसके अंदर वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी है, किसी स्पीड से भी वो मूव कर रहा है। तो वो हमारे पास क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो भी मोशन के साथ एसोसिएट करता है, उसके साथ रिलेट करता है। उसके बाद अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो वो कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, मतलब ज़ाहिर है उसने उसका कोई डिस्टेंस भी होगा ना, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इतना इस पॉइंट तक उसने ट्रेवल किया, तो वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो भी हमारे पास क्या है, मोशन से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको समझ आ गई है कि टर्म्स कौन कौन सी हैं जो एसोसिएट करती हैं विद मोशन। अच्छा, कौन कौन सी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं। सिंपल अभी बुक पढ़ने की या ये नोट्स पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अगर एक बात ही सुनते हैं कि जो मैंने आपको बताई है कि ये वाली टर्म्स सारी सादा अल्फाज में ये मोशन के साथ रिलेट करती हैं। अगर कोई बॉडी हरकत करे तो उसकी स्पीड भी होगी, उसकी वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा और कोई डिस्टेंस भी वो कवर करेगा। सो ये सारी टर्म्स जो हैं ये रिलेट किसके साथ करती हैं, मोशन के साथ। तो आज हमने सारी ये टर्म्स पढ़नी हैं जो हमारे पास मोशन के साथ रिलेट करती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं मेनी टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन लाइक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, इट्स स्पीड एंड सो ऑन। यानी कि मोशन भी है, मोशन के साथ पोजीशन भी है, पोजीशन के साथ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी भी है, या स्पीड भी है, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है उसके साथ एसोसिएट कर रही हैं। जो बच्चे मीडियोकर हैं, जो बच्चे मतलब अच्छा काम उनको सबक याद नहीं होता, मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि जिनको सबक याद नहीं होता वो उनको बड़ी फिजिक्स टफ लगती है, वो सिर्फ मेरी बातें सुन लें, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ से कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगी जो आपके करने वाले हैं वो कर लें। हाँ, अलबत्ता जो लाइक बच्चे हैं उन्हें वो ये सारा करना है, जो इन पॉइंट्स जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जो लाइन्स लिखी हुई हैं उन्हें ये सारी करनी है। अगर आप ये सारी लाइन कर लें तो आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नील बच्चे हैं, जो नालायक हैं, जिनको नहीं आता कुछ, जिनको ये फ़िज़िक्स याद नहीं होती, जिनको फ़िज़िक्स कोई बला लगती है, वो सिर्फ मेरी बातें सुन लें जो मैं उनको बता रही हूँ, बस अंडरस्टैंड कर लें, उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये अगर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है तो इस टॉपिक के नाम का मतलब क्या है, और इसके अंदर अगर ये पेपर में आ जाता है तो थोड़ा बहुत उसको इसका नॉलेज हो गया हमने इसमें लिखना क्या है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोजीशन क्या है। Position है, the term position describes the location of a place or a point with respect to some reference point. अच्छा, reference point, ये मैं आपको आसान और सादा लफ्ज़ों में समझाती हूँ कि पोजीशन अगर आपने बतानी है तो आप कैसे बताएंगे, यानी पोजीशन क्या है। पोजीशन एक ऐसी टर्म है जो हमारे पास बयान करती है किसी भी जगह की लोकेशन को, कि वो कहाँ पे मौजूद है। यानी फ़र्ज़ करें अगर हमने किसी मार्केट का पता बताना है, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी मार्केट की, तो आपने किसी मार्केट का पता बताना है या किसी शॉपिंग मॉल का बताना है, तो वो जिस जगह पे मौजूद है शॉपिंग मॉल वो उसकी पोजीशन है। तो आपने किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन बतानी है। यानी आप अगर घर में हैं अपने और आपसे कोई बंदा पूछता है, वो बंदा भी आपके घर में मौजूद है, तो आपने उसको, वो किसी शॉपिंग मॉल का पूछता है तो आपने उसको, आपका जो घर होगा वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है कि आपने बताना है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो वो वहाँ पे उसकी लोकेशन है, वहाँ पे वो शॉपिंग मॉल या मार्केट है। तो यानी कि आपने कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट बना के ना कोई, तो
उसको बताना है कि इधर से ले, या फिर कोई आप और किसी शॉप का अगर उसको पता है तो उसको बताएंगे उस शॉप से लेकर वहाँ तक आगे इतना जाना है तो आगे वो शॉपिंग मॉल है। यानी ये कि आपने कोई रेफरेंस पॉइंट बना के उसको बताना है ताकि उसको उसमें आसानी हो उसको लोकेट करने में। सो पोजीशन यही है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ओके, समझ आ गई इस बात की। अब रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, यानी मरकज़। ओरिजिन कहते हैं रेफरेंस पॉइंट को, वो जो हमने रेफरेंस पॉइंट मुकर्रर किया होता है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बना के आगे अगले बंदे को किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं, किसी जगह का बताते हैं कि वो कहाँ पर है, तो वो हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन उसको हम कहते हैं, यानी उनके मरकज़। हम यहाँ पे अगर हैं तो यहाँ से लेकर आपने वहाँ तक जाना है तो उस चीज़ की वो पोजीशन ये है। अच्छा, ये तो हो गया पोजीशन की डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मुश्किल जो याद ना हो, बिल्कुल आसान है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम होम। अच्छा, बड़ी आसान है, यानी अब हम मार्केट या शॉपिंग मॉल की तरफ भी नहीं जाते। बुक के अंदर आपकी एग्जांपल जो उन्होंने कोड की है वो उन्होंने ये बताया कि अगर आपने घर पे मौजूद हैं आप, तो आपने अगर अपनी स्कूल की पोजीशन बतानी है, स्कूल का लोकेशन बतानी है, तो वो जो आप बताएंगे स्कूल की लोकेशन, वो आपकी एक्चुअली पोजीशन है। जहाँ पे आप, यानी आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, आप अपने घर में मौजूद हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दी हुई है, एज रिप्रेजेंट्स योर होम एंड एस रिप्रेजेंट्स योर स्कूल। तो एरो लगा के उन्होंने बताया है कि जहाँ पे आप मौजूद हैं वो एज है, यानी वो एज पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट है, वो आपका होम है। वहाँ से अगर आपने स्कूल का डिस्टेंस बताना है तो आप एरो हेड उस पॉइंट की तरफ लगाएं, यानी स्कूल की तरफ लगाएंगे, और एरो हेड के सिरे पे आप लिखेंगे स्कूल। तो ये आपने स्कूल की पोजीशन बताई है अपने घर से। सिंपल और सादा एक मिसाल है इसकी। इससे ज़्यादा सिंपल और कोई मिसाल नहीं हो सकती कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपने अपने स्कूल की पोजीशन बतानी है, यानी लोकेशन बतानी है, तो वो आपके पास एक्चुअली पोजीशन है, यानी स्कूल की जिस जगह पे वो मौजूद है। तो वो आप एरो हेड लगा के बुक में आपको समझाया गया कि इस तरह से आप पोजीशन बता सकते हैं, यानी किसी चीज़ की लोकेशन ही एक्चुअली पोजीशन है। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी ये हम सब वो पढ़ रहे हैं जो कि टर्म्स, ये सारी जो टर्म्स हैं, यानी जो हमने पीछे पढ़ी है पोजीशन, वो टर्म्स जो है वो किसके साथ रिलेट करी थी, किसके साथ एसोसिएट करी थी? मोशन के साथ। हमने आज सारी वो वाली टर्म्स पढ़नी है जो मोशन के साथ एसोसिएट करती हैं। तो दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है डिस्टेंस, और फिर उसके बाद आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ी एक मज़े की चीज़ है। अच्छा, जब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब मैं 9th क्लास में थी तो मुझे मतलब 9th या 10th में भी समझ लें, मुझे नहीं थी समझ आया इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है। शायद ये मुश्किल लगता है, बड़ा ही मतलब ऐसे, मतलब फ़र्स्ट टाइम ये कंसेप्ट मुश्किल लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना। एक्चुअली लगता ये है कि डिस्टेंस भी तो दो पॉइंट्स के दरमियान फासला ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब डिस्प्लेसमेंट भी तो फासला, यानी इस कॉन्सेप्ट, मुझे जब मैं 9th में थी तो मुझे इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई थी। तो ये बड़ा ही सिंपल और सादा सा कॉन्सेप्ट है, यानी थोड़ी बहुत इसमें वो कन्फ्यूजन सी है, थोड़ा सा एक वो इसमें है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्टेंस एक अलग चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज़ है। मेरी बात को गौर से सुने, आपको ये कॉन्सेप्ट सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, बड़े अच्छे से समझ आएगी इसकी। डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। डिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। यानी अगर हमने ये देखें यहाँ पे, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे आप ये देखें, ये आपके पास एक कर्व बनी हुई है, ठीक है, एक कर्व पाथ है। यहाँ पे ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये दो पॉइंट हैं, ठीक है। इनके दरमियान ये जो हमारे पास इस तरह से आ रहा है डॉटेड लाइन में, ये एस क्या है? डिस्टेंस है। एस किसको शो कर रहा है? डिस्टेंस को। अच्छा, ए से आप, ये ए पॉइंट है, ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने ये क्या बताया है कि लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। अच्छा, अब आपने बताना सिर्फ ये है, आपको यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन कर ली है। ये जो आपके पास बनी हुई है, मैंने इसको बनाया है फिगर, इसको समझाने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं ताकि दोनों चीज़ों में आपको आसानी से फ़र्क समझ आ सके। अच्छा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
ओके, हमें समझ आ गई। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, डिस्टेंस की पहले हमने पढ़ ली थी। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, अच्छा, अब इसको सिंपल इसी फिगर से हम दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे रास्ता उस बंदे ने इख्तियार किया है, जो भी बंदा चल रहा है। फ़र्ज़ करें कि आप इस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ठीक हो गया। ये एक कर्व्ड पाथ है, इधर से इधर और इधर से इधर, ये चीज़। आपने क्या करना है, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो आपने क्या करना है, या इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आपने पहुँचना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से चलते 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 इधर आएंगे, इधर से चलते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ आके पॉइंट बी तक आप पहुँचेंगे। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? आप यहाँ से आपने चलना शुरू किया, इधर आए हैं, इधर से इधर आए हैं, इधर से नीचे और इधर से फिर ऊपर, आप बी तक पहुँच गए हैं। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ए से सीधी लाइन बी तक जो है ये डिस्टेंस है। ध्यान से इस बात को समझिएगा और कॉन्सेप्ट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से लेकर बी तक पॉइंट जो है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये क्या है, डिस्टेंस है। और यहाँ से होके इधर से इतना जो आपने फासला तय किया वो डिस्प्लेसमेंट है। बात की समझ आई आपको? कि यानी इन दो पॉइंट्स की लेंथ, लंबाई जितनी है, इस फासले में जितनी लंबाई है वो आपका डिस्टेंस है। और जिधर से आपने हो के सारा रास्ता ये तय किया, जिधर आप गए हैं, वो सारा जो डिस्टेंस है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन फिर समझाती हूँ। लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी ए और बी के दरमियान जो लेंथ है, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा अगर आपने इस छोटी सी बात को अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है कि ए से लेकर बी तक जितनी लंबाई है वो हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस है। और लेंथ यानी, और इधर से लेकर यहाँ तक जो उसने फासला तय किया वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो लेंथ है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, यानी लेंथ के लिए हमने मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने बता देना है इधर से लेकर ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, जस्ट ये नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है उस पॉइंट की। यानी पॉइंट ए से बी तक है तो वो ए से बी की तरफ जा रहा है या बी से ए की तरफ जा रहा है, इस बात का कोई आइडिया नहीं। बस इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है, ये काफ़ी है इतना। लेंथ यानी अगर आपने डिस्टेंस का बताना है तो दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है, वो आगे की तरफ बी की तरफ जाए या बी से ए की तरफ आए, ये ज़रूरी नहीं है। सो हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट ये मैग्नीट्यूड यानी दो के दरमियान जो लेंथ है ना, ये काफ़ी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। सो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि यहाँ से लेकर अगर हमने यहाँ तक फासला तय किया है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हमने फासला तय किया है, तो हम ये बता रहे हैं कि इधर से हमने स्टार्ट किया और इधर से लेकर हम यहाँ तक आए हैं, यानी पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक आए हैं। तो पॉइंट बी तक हमने क्या है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये हम बताते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, यानी हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आए हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, तो ये हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में। ज़ाहिर है अगर आप डिस्टेंस कुछ ट्रेवल कर रहे हैं, किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, आपको पता है कि आपने किस पॉइंट की तरफ जाना है। सो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को आपने अलग अलग अच्छी तरह से समझना है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और ये दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ होती है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, और ये दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल से जितना जो बच्चे हैं मीडियोकर हैं, नॉर्मल क्लास में बच्चे होते हैं, उनके लिए इतना काफ़ी है। बस बहुत सारी लंबी चौड़ी वजाहतें देने की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा पेपर में, लॉन्ग के हिसाब से नहीं आएगा। कभी भी नहीं ये आता कि टर्म्स जो हैं वो जो एसोसिएट करती हैं मोशन के साथ उन पे नोट लिखें, ऐसा नहीं होगा। जस्ट आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ सकती है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ सकता है, या फिर इसके अंदर और जितनी टर्म्स एसोसिएट करें, वेलोसिटी है, स्पीड है, इन सारी चीज़ों की आपके पास डेफिनेशन आ सकती है। सो आपने इसको शॉर्ट के लिए ही करना है, डेफिनेशन ही करनी है, तो इतना उनके लिए एनफ है। बाकी हाँ जो अच्छे हैं और लाइक बच्चे हैं वो नीचे वाले एग्जाम्पल भी देख लें। Consider a body that moves from path A to path B along the curved path. Join the line, वही जो मैंने आपको बताया है,
जस्ट आपने उसको लफ्ज़ों में लिखना है कि अगर आप कंसीडर करते हैं एक बॉडी जो है वो ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है, फिर आप क्या करते हैं, दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, तो उन लाइन के दरमियान जितना आपके पास जो लेंथ होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास डिस्टेंस होता है, और वो आपको जो डिस्टेंस है यानी जो वो लेंथ है वो आपको उसकी मैग्नीट्यूड बताती है। और उसके बाद ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो यानी किसी एक ख़ास सिमत की तरफ हो, वो जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो वो जो डिस्टेंस अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके साथ हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और वो हमें डायरेक्शन भी बताती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारे पास होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वो आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या फ़र्क है। या तो सिंपल इसकी डेफिनेशन आएगी डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये आ सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। आपके पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन, सो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है। इसकी आगे से मज़ीद वो कोई आपने तफसील बनाने या बताने नहीं बैठ जाना, बस आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए और ये एक फ़िगर बना के आपको एग्जाम्पल समझानी आनी चाहिए कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है वो डिस्टेंस है, और इधर से लेकर इतना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डेट्स इट। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी भी इसी तरह दो टर्म्स हैं जो कि हमारे पास मोशन के साथ एसोसिएट करेंगे। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा क्वेश्चन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। तो स्पीड हम सबसे पहले देख लेते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड हम स्पीड करेंगे इसके अंदर, और फिर यूनिफॉर्म स्पीड करेंगे, फिर हम वेलोसिटी करेंगे, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी करेंगे, फिर एक्सेलरेशन करेंगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेंगे, और बस आज के टॉपिक में यही है। तो स्पीड हमारे पास क्या होता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी एक जिस्म ने जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वो स्पीड है। बस सादा अल्फाज मेरे पास यही है आपको समझाने के लिए। एक जिस्म ने जितने टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस जितना कवर किया है वो आपके पास क्या है, उसकी वेलोसिटी है। फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन, यानी जितना टाइम लिया और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, जितना उसने फासला तय किया है और जितने टाइम में किया है, वो हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। तो हम लिखेंगे स्पीड बराबर किसके है, जितना फासला तय किया बटा हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना वक्त लिया। सो हमारे पास अगर हम इस टाइम को उठा के इधर ले जाएं स्पीड के साथ, यानी कि जो चीज़ बटे में होती है वो ये बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाके वो ज़रब हो जाती है। एक तरफ जो चीज़ तकसीम हो रही होती है वो इस बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाती है। ये आपने हमेशा याद रखना है कॉन्सेप्ट, मैथ के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, इसके फिज़िक्स के लिए भी, और आइंदा सारी क्लासेस के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो एक चीज़ एक जगह पे तकसीम हो रही है वो दूसरी तरफ जाके यानी इस बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगी, या जो यानी अगर हमें ज़रूरत पड़े उसको ज़रब करने की तो, या फिर जो इधर आपके पास ज़रब हो रही है या फिर इधर आपके पास ज़रब हो रही है, जो चीज़ वो बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाने के बाद तकसीम हो जाएगी अगर उसकी तकसीम करने की ज़रूरत पड़े तो। ये आपने याद रखें, यानी एक तरफ चीज़ ज़रब हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाती है, या एक तरफ तकसीम हो रही है तो दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम टेकन, यहाँ से अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, टाइम को दूसरी तरफ ले जाएंगे, स्पीड के साथ ज़रब दे देंगे टाइम को, यानी इधर जाके टाइम ज़रब हो जाएगा, तो डिस्टेंस एस हमारे पास क्या आ जाएगा, वी टी। ठीक हो गया। वी टी की वी हमारे पास क्या है, स्पीड है, और टी हमारे पास क्या है, टाइम है, और एस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। इधर से हमने स्पीड का फार्मूला निकालना हो तो वी इधर लिखेंगे एस ओवर टी, जैसे ये वी स्पीड वी है, डिस्टेंस डी एस है, टाइम टी है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी होता है। s जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मीटर में कवर किया जाता है, इतने मीटर उसने ट्रेवल किया, इतने मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो वो हम लिखेंगे मीटर m, और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। ठीक है, उसको हम उसका यूनिट एस है, तो एस हो गया, तो वी का हमारे पास यूनिट स्पीड का यूनिट क्या आ जाता है, मीटर पर सेकंड। ये इसका फार्मूला आपने याद करना है, ये फार्मूला, और उसके बाद आपने ये फार्मूला और सॉरी उसके बाद ये फार्मूला ये लिखना है आपने, यानी ये आपने लफ्ज़ों में लिखा हुआ यानी वर्ड्स के साथ लिखा हुआ, और ये आपने जस्ट फार्मूला उसका लिखा हुआ है, ये फार्मूला लिखना है, ये वाला लिखना है, और उसके बाद फिर आपने ये इसका यूनिट बता देना है, वी यानी स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और बस। उसके बाद है यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड जो है ना वो बिल्कुल, अगर आपने स्पीड की डेफिनेशन कर ली हुई है तो यूनिफॉर्म स्पीड करना भी बड़ा ही आसान है। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन ये है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। यानी यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर वो ये कहते हैं कि अगर, यानी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है ना कि जितना आपने टाइम है ना उस टाइम में जितना आप ट्रैवल करते हैं, यानी टाइम के अंदर टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ओवर टाइम टेकन, यानी जितना उसने फासला तय किया और जितना उसने टाइम लिया है, ये हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। अब यूनिफॉर्म ये स्पीड होती है कि जितना टाइम लिया उतना ही उसने डिस्टेंस कवर करना है। यानी अगर उसने 2 घंटे लिया तो 2 किलोमीटर ट्रैवलिंग है, 4 घंटे लिया तो 4 किलोमीटर ट्रैवलिंग है, 6 घंटे टाइम है तो 6 घंटे ट्रैवलिंग, यानी टाइम के साथ साथ वो उतना उसका डिस्टेंस भी कवर्ड जो है वो सेम रहे। सो ये हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। जितना टाइम यानी बढ़ रहा है उतना ही आपके पास स्पीड बढ़ रही है, या जितना टाइम कम हो रहा है उतनी ही स्पीड कम हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। टाइम के साथ साथ उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड इसको हम कहते हैं। बस उसके बाद आ जाता है वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले आपने पढ़ा है डिस्टेंस। आसान और सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बता देती हूँ कि इसको फार्मूलाज और ये याद करने में आपको मुश्किल पेश ना आए। इससे ज़्यादा आसान मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी कभी भी कोई बताएगा कि ये डेफिनेशन याद करना कितना आसान है। जो बच्चे 9th में अभी आए हैं, अभी जिन्होंने 8 के एग्ज़ाम्स दिए और अभी उनके पास बुक्स आई हैं, वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनके लिए ये एक बार फिर सुन लें आप। पहले आपने डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान मैंने आपको फ़र्क बता दी। अगली आपके पास हेडिंग आपकी बुक में आ जाती है स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने क्या करना है, जब आपने स्पीड की डेफिनेशन पढ़नी है ना, तो आपने क्या करना है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। समझ आ गई? पहले आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, तो अब स्पीड और वेलोसिटी है। स्पीड में क्या आपके पास आ गया, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक हो गया इसके फार्मूला में, यानी जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना टाइम टेकन, यानी टाइम जितने ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम हो गया। ठीक है, ये आपके पास होती है स्पीड। जब आप आ जाते हैं ना वेलोसिटी के ऊपर, तो वो आपके पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे आएगा टाइम। यानी इसको अंडरस्टैंड कितना करना आसान है कि पहले आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर स्पीड में आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस और वेलोसिटी में आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी कि ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ जाएगा टाइम। वी इसी तरह डी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टी हो जाएगा टाइम। डी इज इक्वल टू वी ओवर टी। यानी टी को आप उठा के इधर ले जाएं अगर, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, डी रह जाएगा, इधर आ जाएगा वी ओ टी। इसका फार्मूला जो है वो ये वाला है, वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। किसका, वेलोसिटी का। जो हमारे पास स्पीड का फार्मूला था उसके अंदर यहाँ पे वी इज इक्वल टू एस ओवर टी आ गया था। एस का मतलब क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ओवर टाइम टी, और वेलोसिटी के अंदर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी ओवर टाइम टी। बस इतना सा फर्क है इन दोनों में। आगे यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है कि अगर आपके पास a body has uniform velocity if it covers equal displacement to equal intervals of time however short the distance may be। यानी वही सेम बात है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था कि अगर आपके पास डिस्टेंस जो है वो सेम रहे, जितना आपके पास टाइम सेम है, यानी जितना टाइम इंटरवल हो उस हिसाब से आपके पास डिस्टेंस चेंज हो रहा, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर या वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जितने इंटरवल ऑफ टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उतने इंटरवल ऑफ उतने हमारे पास, यानी डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है वो टाइम जो है वो हमारे पास सेम रहेगा। सो अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जितना आपके पास टाइम है उतना आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट्स इट। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। सबसे पहले डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, और अब आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है कि किसी भी बॉडी के अंदर जितना हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो हमारे पास उसका एक्सेलरेशन होता है। फार्मूला इसका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम।
एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ए एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, इज इक्वल टू वी एफ होता है फाइनल वेलोसिटी और माइनस वी एफ आई होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ओवर टी क्या होगा, टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। जब अगर कोई बॉडी मूव करने लगता है तो उसकी जो पहले वेलोसिटी होती है यानी स्टार्ट में जो वेलोसिटी होती है वो उसको हम कहते हैं इनिशियल यानी इब्तदाई पहली, वो होती है वी आई, और जो आखिरी होती है फाइनल होती है आखिरी, उसको हम कहते हैं वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है फिलहाल, यानी इतना ही। आगे फिर मजीद जब हम इसको करेंगे टॉपिक्स के अंदर यूज़ होगा तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। जस्ट अभी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये वी आई और वी एफ क्या होता है। अच्छा, उसके बाद यूनिट इसका क्या है, इसका यूनिट है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका यूनिट था मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes with the change of magnitude or direction are both and acceleration produced due to change in velocity। यानी वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कब चेंज होती है, जब बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो तभी हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है, जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो तभी हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है, या फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो तो तब हमारे पास बॉडी की जो है वो चेंज होती है। अच्छा जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि अगर वेलोसिटी बॉडी की रिमेन रहे कांस्टेंट, अगर इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो नील बच्चे हैं, जो नील स्टूडेंट्स हैं, मीडियोकर हैं, वो जस्ट इतना याद कर लें, इफ़ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम however short the interval may be। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जैसे पहले बाकी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की थी, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर चेंज हो रही हो तो फिर वो हमारे पास क्या है, यानी जितनी वही बात जितनी मैंने आपको बताई थी कि स्पीड अगर आप रफ्तार अगर कर लेते हैं, 2 घंटे आपके पास टाइम है तो उतना आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो वो आपके पास इतनी यानी यूनिफॉर्मली चले। जितनी एक चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, जितनी एक की स्पीड है उतनी दूसरे की भी रहे, जितनी एक की मिकदार है उतनी दूसरी की भी रहे। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी के अंदर उतनी ही तब्दीली है जितना कि टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिल्कुल सादा और सिंपल चीज़ें हैं, बड़ी यही आसान है, आपने इसको याद करना है। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन है, पोजीशन है, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड है, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी है, तो स्पीड की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। बस इसके अंदर आपने डेफिनेशंस करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। यानी डेफिनेशन की जो स्टेटमेंट होती है ना, जो पेपर के अंदर लिखी होती है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, उसको अपने लफ्ज़ों में नहीं लिख सकते। हाँ, अगर कोई एग्जाम्पल है तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं पेपर में। जो डेफिनेशन है वो आपने एज इट इज़ लिखनी होती है, उसको एज इट इज़ याद करना है। बिल्कुल भी ये मुश्किल डेफिनेशन है और साथ में आपने इसके फार्मूलाज और यूनिट करते हैं। और बस इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ये शॉर्ट के लिए आपने करना है, ये शॉर्ट के लिए डेफिनेशंस बस। तो उसके बाद फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारे पास है 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। तो अब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।